ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्यारा विषय है, गर्भ संवाद, जिसे हम गर्भ संस्कार का हृदय भी कह सकते हैं। जैसा कि हर माता पिता की ये हार्दिक इच्छा होती है कि उसकी संतान श्रेष्ठ, संस्कारवान, बुद्धिमान और स्वस्थ हो। उनके घर में भी राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा, स्वामी विवेकानंद, मदर टेरेसा, भक्त प्रहलाद, अब्दुल कलाम आजाद, आइंस्टीन जैसी दिव्य एवं प्रतिभाशाली संतानें जन्म लें। लेकिन क्या केवल चाहने से या इच्छा करने से उसकी प्राप्ति हो जाती है? नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है और सही समय तथा सही दिशा में किया गया पुरुषार्थ अवश्य फलित होता है। और आपका ये पुरुषार्थ पूरा होगा गर्भ संस्कार के विभिन्न आयामों द्वारा, और उसी में से एक महत्वपूर्ण आयाम है गर्भ संवाद। गर्भ संवाद क्या है? आगे नहीं बोल रहा मैंने। शब्द और सोच के माध्यम से एक अजन्मे शिशु की बुनियाद का निर्माण है गर्भ संवाद। इस शब्द और सोच के माध्यम से एक अजन्मे शिशु की बुनियाद का निर्माण है गर्भ संवाद। गर्भ दशा में दिशा चयन, मन दर्शन विज्ञान है गर्भ संवाद। किलकारियां गूंजन के पूर्व कल की कड़ियों का आवाहन है गर्भ संवाद। संस्कारों के प्रण के साथ प्रकट हो वह प्राण है गर्भ संवाद, वह प्राण है गर्भ संवाद। गर्भ संवाद अर्थात गर्भस्थ शिशु से बातचीत करना। यह इतना ही सरल है जैसा सामने बैठे व्यक्ति से बात करना। हम अपने गर्भस्थ शिशु से भी ऐसे ही बात कर सकते हैं। कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि क्या जब बच्चा गर्भ में हो उससे बात की जानी चाहिए? क्या बच्चा हमारी बातों को सुनता है, समझता है, लंबे समय तक याद रख पाता है, या ये सब बातें करने से उसको क्या फायदा होता है? तो जी हाँ, बच्चा गर्भ में सब कुछ सुनता है और अप्रोक्सीमेट 24 वीक्स में वो आवाजों को डिफ्रेंशिएट भी कर पाता है। तो गर्भ संवाद क्यों किया जाना चाहिए? आइए एक एक्टिविटी द्वारा समझते हैं। आप सभी लोग आंखें बंद कर लीजिए और जरा सोचने की कोशिश कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में बंद हैं। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही है। आप एक अनजाना सा भय महसूस कर रहे हैं और ऐसे में आपको बाहर से आपके लाइफ पार्टनर की आवाज सुनाई देती है। आप कितना रिलैक्स फील करोगे। बस ऐसा ही कुछ हमारे बच्चे के साथ होता है जब हम उससे बात करते हैं, क्योंकि केवल सुनने की क्षमता द्वारा ही बच्चा आउटर वर्ल्ड से और अपनी मां से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। वैज्ञानिक रिपोर्टों के अनुसार तो गर्भधारण के कुछ दिनों बाद ही कान बनना शुरू हो जाता है और लगभग चौथे महीने तक वह कान पूरी तरह बन जाता है। एक फ्रेंच साइंटिस्ट हैं डॉक्टर टॉमेटिस, जिन्होंने यह बताया है कि जो कान की सेल ऑफ कॉर्टी होती है
वो आवाज को कैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और जब बच्चा गर्भ में होता है तो वह उसके पूरे शरीर में फैली होती है, जो साउंड की रिसीवर बन जाती है। तो जरा सोचिए, जब हम इतने छोटे कानों से इतना कुछ सुन पाते हैं, तो वो बच्चा जिसका पूरा शरीर एक बड़े कान की तरह काम कर रहा है, कितना कुछ सुन पाएगा। जी हाँ, इसलिए हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है। मिस्टर टोमेटिस ने यह भी बताया कि भ्रूण के कान से होकर जाने वाली जानकारियां बच्चे के मस्तिष्क को उत्तेजित करती है और मार्गदर्शित भी करती है। तो हमें कितना सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब भी हम प्लानिंग फेज में होते हैं या कंसीव कर चुके होते हैं, जैसा कि अभी बहुत सी माताओं के साथ ये चल रहा होगा, तो हम सोचने लगते हैं, हमारा अपने आप से प्रश्न होने लगता है कि हमें कैसी संतान चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और उसके लिए हम क्या क्या करने के लिए तैयार हैं। तो जब भी हमारे जीवन में कोई नई चीज आती है, तो हमारी विश लिस्ट हमेशा तैयार होती है, चाहे वो घर हो, गाड़ी हो या साड़ी हो। हमारी विश लिस्ट हमेशा रेडी रहेगी। ऐसा कलर होना चाहिए, ऐसी डिजाइन होनी चाहिए, ऐसा लोकेशन होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो जरा सोचिए, ये निर्जीव चीजें जिनमें कुछ कम ज्यादा भी हो जाए तो हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम इतने जागरूक होते हैं। तो वो नन्हा मेहमान जिसके आने से आपकी सारी दुनिया बदल जानी है, आपका सारा जीवन बदल जाना है, उसके लिए आपको कितना जागरूक रहने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है जब हमारे बच्चों की विश लिस्ट तैयार होगी तो उसमें ये 3 चीजें हम जरूर चाहेंगे: हेल्दी बॉडी, इंटेलेक्चुअल ब्रेन और पॉजिटिव माइंड, जो इमोशनली, सोशली और स्पिरिचुअली स्ट्रांग हो। तो आप सबकी विश लिस्ट में ये सारी चीजें जरूर होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें हम कैसे हासिल करें, उसके पहले मैं आपको कुछ जानकारियां देना चाहूंगी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में, पूरे विश्व में 5% महिलाएं एक ही समय पर प्रेग्नेंट होती हैं, मतलब 34.7 करोड़ महिलाएं प्रतिदिन 3,85,000 बच्चे जन्म लेते हैं। 40 से 50% बच्चे उसमें हेल्दी होते हैं, 8% बच्चे ही जीनियस होते हैं और 1% बच्चे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर होते हैं। तो ऐसा क्यों, क्या मिसिंग है जो केवल 1% बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर बनते हैं? तो आइए ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस एंड अकॉर्डिंग टू वैदिक साइंस, एक बच्चे का 80% डेवलपमेंट मां के गर्भ में प्लानिंग के 3 महीने और प्रेगनेंसी के 9 महीने के दरमियान ही हो जाता है। प्लानिंग के 3 महीने मतलब जब एग और स्पर्म मिले भी नहीं होते, और उसके बाद प्रेगनेंसी के 9 महीने, इन पूरे समयों में 80% डेवलपमेंट हो जाता है। बाद का 15% डेवलपमेंट शुरू के 2 वर्ष में होता है और उसके बाद 5% ही डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो 3 months of planning plus 9 months of pregnancy plus 2 years after birth is equal to 1000 days। ये 1000 डेज के बारे में आपको आदरणीय गायत्री दीदी जी ने भी बताया था और डॉक्टर वर्षा ने भी अपनी कक्षा में जिक्र किया था। तो ये 1000 दिन मनुष्य के जीवन के बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन हैं, क्योंकि ये 1000 दिन निर्धारित कर देते हैं कि आपका आने वाला 90 साल कैसा होगा या आपका आने वाला संपूर्ण जीवन कैसा होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवर बच्चा चाहते हैं तो आपको उस समय एफर्ट देना है जब उसका 80% डेवलपमेंट हो रहा है। तो 80% डेवलपमेंट के बारे में समझने के लिए एक कैलकुलेशन समझते हैं कि जब एग और स्पर्म मिलते हैं तब उनका वेट होता है 0.04 मिलीग्राम, और जब एक बच्चा जन्म लेता है तो ऑन एन एवरेज उसका वेट होता है 3 किलोग्राम। मतलब वो बच्चा मां के गर्भ में 7.5 करोड़ गुना डेवलपमेंट कर चुका होता है। मतलब बच्चे का ब्रेन बनना, उसका शरीर बनना, उसका नेचर बनना, उसका इमोशनल क्वोशेंट बनना, ये सब कुछ 7.5 करोड़ गुना बन चुका होता है। तो अब आप बताइए कि आप
80% डेवलपमेंट को 7.5 करोड़ गुना को इम्पैक्ट करेंगे या 20% को इम्पैक्ट करेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है। और इसी कैलकुलेशन को समझने और फॉलो करने के लिए ये गर्भ संस्कार की कक्षाएं आयोजित की जा रही है। आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड दिखाई दे रही है, ये है कोयला और हीरा। आप सभी जानते हैं कि कोयला और हीरा का बेसिक एलिमेंट क्या है? जी हाँ, कार्बन। कोयला भी कार्बन से बनता है और हीरा भी कार्बन से बनता है। कोयला पानी में गलता है, आग में जलता है, टूटता है, उसकी बॉन्डिंग भी बहुत लूज होती है। और वही सेम पार्टिकल से बना हीरा, वो ना पानी में गलता है ना आग में जलता है, उसकी बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग होती है और वो बहुत मजबूत होता है। कहते हैं ना, डायमंड्स आर फॉर एवर। क्यों? क्योंकि जब उसका फॉर्मेशन हो रहा था तो उसने उसकी कीमत बढ़ा दी। तो जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो उससे हमें कोयले जैसी संतान भी मिल सकती है और हीरे जैसी भी। तो आपका डिजायर क्या है? बेशक हीरा होगा। और ऐसे हीरे जैसी संतान प्राप्त करने की विधियां हमारे शास्त्रों में 5000 वर्ष पूर्व महर्षि पिपलाद जी ने गर्भोपनिषद में दे दी है। और हमारी भारतीय नारियां जिन्होंने ऐसी महान संतानों को जन्म दिया था, इसलिए भारत महामानवों की खान कहलाता था। ऐसे अनेक उदाहरण हमारी संस्कृति में मिलते हैं। मां मदालसा, जिन्होंने 3 पुत्रों को अपने गर्भ संवार टेक्निक से सन्यासी बनाकर पैदा किया और उसके बाद 4था पुत्र उन्होंने अपने गर्भ संस्कार और गर्भ संवादों से उन्हें क्षत्रिय राजा बना दिया। अष्टावक्र जी की कहानी रामायण में दी गई है, जिन्हें गर्भ में ही गीता का ज्ञान हो गया था और अष्टावक्र गीता के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। वेद व्यास और नारद जी की कहानी श्रीमद् भागवत गीता में दी गई है कि नारद जी की प्रेरणा द्वारा वेद व्यास जी ने विवाह किया पिंजला नामक स्त्री से, और जब वो स्त्री गर्भवती हुई तो गर्भ में ही उन्होंने अपने पुत्र को गीता सुनाई और वही सुखदेव जी महाराज ने आगे चलकर भगवत गीता परीक्षित जी को सुनाई, राजा परीक्षित को। और इस प्रकार ये श्रीमद् भगवत गीता गर्भ संवाद का अनुपम उदाहरण है। आपको स्लाइड में वेद व्यास जी को उपदेश देते हुए नारद ऋषि जी और ये अष्टावक्र जी, जो अष्टावक्र गीता के लिए जाने जाते हैं। आइए देखते हैं कि गर्भ संवाद कौन कौन कर सकता है। गर्भ संवाद गर्भवती माता को तो किया ही जाना चाहिए, और यदि गर्भवती माता के गर्भ में जो शिशु पल रहा है उससे अगर पिता गर्भ संवाद करे तो अति उत्तम, क्योंकि इससे पिता और बच्चे की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है। कुछ दंपत्ति जिन्होंने ये प्रैक्टिकल किया है, तो मैं आपको उनकी कुछ बात बताना चाहती हूँ कि एक माता को बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती थी और वो बहुत परेशान होती थी। तो उसके पिता रोज बच्चे से बात करते थे ऑफिस जाने के पहले कि बच्चा, आज मम्मा जो भी खाएगी वो तुमको सब चीज कंज्यूम कर लेना है, और अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगती है तो मम्मा को पास ऑन कर देना है। और थोड़े दिनों में वो माता की उल्टियां बंद हो गई। तो माता पिता को ऐसा लगा कि ये कोइंसिडेंस है, तो पिता ने 2-4 दिन बात करना बंद कर दिया। लेकिन फिर माता को उल्टियां होने लग गई और पिता ने फिर संवाद शुरू किया और माता की उल्टियां बंद हो गई। तो गर्भ संवाद के द्वारा पिता और बच्चे का बॉन्डिंग कितना स्ट्रांग होगा कि वो गर्भ में ही पिता की आज्ञा को फॉलो कर रहा है। परिवार के अन्य सदस्य जैसे दादी, बुआ, या अगर ये दूसरा बच्चा है तो पहला बच्चा भी गर्भ संवाद कर सकता है। आइए जानते हैं कि गर्भ संवाद के क्या क्या फायदे हैं। गर्भ संवाद करने से गर्भस्थ शिशु के साथ जन्म के पहले ही अटूट नाता बन जाता है। माता पिता के इमोशनल सेंटर में बच्चा आ जाता है, या बच्चे के इमोशनल सेंटर में माता पिता आ जाते हैं, जिससे बच्चा कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाता लाइफ टाइम। मतलब सोचिए, अगर बॉन्डिंग तो जो जीवन भर आप बच्चे की काउंसलिंग करवाते हैं या करते हैं, वो सब चीजें आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। और गर्भस्थ शिशु में इच्छित गुणों का आरोपण किया
जा सकता है, और ये गुण कैसे आरोपित किए जाएंगे ये आगे की टेक्निक्स में हम आपको बताएंगे। गर्भस्थ शिशु का सर्वांगीण विकास होता है, उसका मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक सभी तरीके का विकास होता है। और जैसा कि हमारी आवगढ़ी संस्कारवान पीढ़ी का तो मोटो ही है कि शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से संतुलित और भावनात्मक रूप से सक्षम भावी पीढ़ी का निर्माण हो। अब गर्भ संवाद की ये कुछ पद्धतियां दी गई है जिसके बारे में हम आगे डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्वाध्याय के द्वारा गर्भ संवाद। स्वाध्याय अर्थात अच्छी पुस्तकों का अध्ययन या स्वयं का अध्ययन। तो स्वाध्याय के बाद केवल पढ़ना नहीं है, हमें स्वाध्याय के बाद उसका मनन चिंतन करना है और उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना है। स्वाध्याय के द्वारा जैसे अब कई महिलाएं स्वाध्याय करती हैं, वो रामायण गीता पढ़ती हैं और फिर आगे कंप्लेन मतलब कहती हैं कि हमने तो इतनी रामायण पढ़ी, इतना गीता पढ़ा, लेकिन हमारे शिशु में तो कोई भी गुण नहीं नजर आया। तो हमें केवल पढ़ना नहीं है, उसका चिंतन करना है, उसे अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में एक मिरर न्यूरॉन होता है। वो मिरर न्यूरॉन का काम होता है कि वो बार बार हमारे सोचे हुए विचारों को कॉपी करता है और उसको हमारी थॉट प्रोसेस में डाल देता है, और फिर हम वही काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और ये मिरर न्यूरॉन माँ के सोचे हुए विचारों को बच्चे में ट्रांसफर कर देता है। तो इस प्रकार जैसा आप चिंतन करेंगे, जैसा आप साहित्य पढ़ेंगे, वही विचार बच्चे के में जाएंगे और वो बच्चे का एटीट्यूड बनाएंगे। तो बच्चे की विचार शक्ति कैसी होगी, बच्चे का एटीट्यूड कैसा होगा, ये डिपेंड करता है आपके स्वाध्याय पर। एक दिन में बच्चा माँ के बोले हुए 5000 शब्दों को सुनता है। तो अगर बोल कर स्वाध्याय करें या मन में भी स्वाध्याय करें, क्योंकि बच्चा तो आपकी भावना और आपके विचारों को भी कैच करता है, तो बच्चा शब्दकोश बहुत स्ट्रांग होगा, वो आगे चलकर प्रखर वक्ता बनेगा, वो लेखक बनेगा। तो इस प्रकार आप बच्चे को अच्छे गुण गर्भ से ही दे सकती हैं। एक दिन में हमारे मस्तिष्क में 60,000 विचार आते हैं। ये 60,000 में सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी। तो सॉरी, ये 60,000 विचार सकारात्मक भी हो सकते हैं और नकारात्मक भी, लेकिन वही विचार हमारे मस्तिष्क में रुकेंगे जैसा हम उनको पोषण देंगे। अगर आप स्वाध्याय करेंगी, आप अच्छे विचार अगर उसमें डालेगी, तो अच्छे विचार हमारे मन में चलते रहेंगे और वो बच्चे में ट्रांसफर होंगे। तो स्वाध्याय के द्वारा संवाद एक बहुत ही अच्छा तरीका है बच्चे से करने का। अब आगे देखते हैं। आपको ये साइना नेहवाल दिख रही हैं। अभी ट्रेंड में तो पीवी सिंधु है, लेकिन मैं आपको स्लाइड दिखा रही हूँ साइना नेहवाल की। जी हाँ, ये वही बैडमिंटन प्लेयर है जिन्होंने ओलंपिक्स में पहली बार बैडमिंटन में भारत को मेडल दिलाया था, और इनकी अनेक उपलब्धियां हैं। तो जब इनसे जुड़ी रिसर्च की गई तो पता चला कि इनके माता पिता दोनों बैडमिंटन प्लेयर हैं, और जब साइना गर्भ में थी, अपनी माता के गर्भ में थी, तो उनकी माता 8वें-9वें महीने में भी बैडमिंटन खेला करती थी। सोचना और बातें करना तो दूर, वो बैडमिंटन खेला करती थी और बिना जीते वो मैच छोड़ती नहीं थी। तो शायद वही जज्बा ये साइना में आया है, और भारत का इसने विश्व में नाम रोशन किया है। आइए आगे चलते हैं। प्रेरणापद कहानियों द्वारा संवाद। कहानियां तो सभी को सुनना अच्छा लगता है, बड़े हो या बच्चे, और कहानियों द्वारा शायद बातें भी जल्दी समझ आ जाती है। जैसा कि हमें आज तक बचपन में सुनी हुई वो गरड़िए की कहानी याद है कि, और इसलिए हम शायद झूठ नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि बार बार वो गरड़िए द्वारा झूठ बोले जाने के कारण लोगों का विश्वास उस पर से उठ गया था और अंत में उसे अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा था। तो कहानियां बहुत अच्छा माध्यम है। एंथोनी डिकेस्पर ने 72 प्रेग्नेंट लेडियों पे रिसर्च किया। उन्होंने उन लोगों को अपने बच्चे से एक एनिमल वाली स्टोरी सुनाने के लिए कहा उनको, और फिर सोनोग्राफी और अन्य जो भी टूल्स थे उनसे उन्होंने, जब वो सुना रही थी और उन्होंने ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि बच्चा क्या रिस्पॉन्ड करता है,
तो जब महिलाएं चैंटिंग कर रही थी और उनकी सोनोग्राफी हुई, तो उन्होंने देखा कि बच्चा बहुत कॉन्सेंट्रेट होके सुनता है कहानियों को। और पहले तो उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, लेकिन फिर वो कूल डाउन हो जाता है। तो अगर आप बच्चों को कहानियां सुनाते हैं तो वो रिएक्टिव लिसनिंग देता है, क्योंकि 4th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से बच्चा रिएक्टिव लिसनिंग देने का प्रयास करता है और 6th मंथ में रिएक्टिव लिसनिंग देने लग जाता है। माता जीजाबाई ने शिवाजी का निर्माण इसी तरह किया था। कहानियां सुना सुनाकर उन्हें महान देशभक्त बना दिया गया था। पंचतंत्र की कहानियां तो विश्व प्रसिद्ध है। विष्णु शर्मा जी ने मूर्ख राजकुमारों को कहानियों के द्वारा ही प्रकांड विद्वान बना दिया था। तो इस प्रकार अगर आप भी अपने शिशु को कहानियां सुनाती रहे। अब कहानियां हम किस समय सुनाएं? तो दोपहर में जब आप सोने जाएं या फिर रात में सोने के पूर्व, जैसा भी आपका समय सेट हो, तो आप बच्चे को कहानियां बताएं, क्योंकि कहानियों से आप उसमें बहुत अच्छे गुण, नैतिकता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, आज्ञाकारिता, ये सब आप उसमें आरोपित कर सकती हैं। और अगर आप एक निश्चित समय पर उनको कहानियां सुनाएंगी तो थोड़े दिनों बाद, 21 दिनों के बाद, लगभग कहते हैं ना आदत बनने में 21 दिन का समय लगता है, तो 21 दिनों बाद बच्चा खुद रिस्पॉन्ड करेगा, मम्मा स्टोरी टाइम। तो कहानियों का ये प्रभाव होता है। इसके लिए आप एक एक्टिविटी कर सकती हैं कि आप एक डायरी बनाइए और उसमें रोज जो कहानी आपने सुनाई है उससे जो गुण बच्चे को मिला है, तो इस प्रकार से आपकी गर्भावस्था की स्वर्णिम स्मृतियां भी तैयार हो जाएगी और बच्चे में विशेष गुणों का आरोपण भी हो जाएगा। बच्चे को आप कहानी बिल्कुल ऐसे सुनाएं जैसे वो सामने बैठा हुआ है। जैसे हम सुनाते हैं ना, एक बड़ा सा जंगल था, उसमें एक बहुत सारे जानवर रहते थे, एक बड़ा सा शेर था। तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा भी वैसे ही मोमेंट्स दे रहा है। तो कहानियों के द्वारा संवाद बहुत अच्छा माध्यम है। इससे बच्चे का इमोशनल पावर बढ़ता है और मेंटल पावर भी बढ़ता है, क्योंकि उसका ग्रेस्पिंग एक ही समय पे सुनने से बढ़ते जाता है। आइए आगे देखते हैं। सत्संग द्वारा संवाद। कहते हैं कि माता की 5 पीढ़ी की और पिता की 12 पीढ़ी के संस्कार बच्चे में आते हैं। जैसा कि आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, नारद ऋषि माँ कयादु को सत्संग दे रहे हैं। माँ कयादु, जी हाँ, हिरण्यकश्यप की पत्नी और भक्त प्रहलाद की माता। तो माँ कयादु के तो 5 पीढ़ी के बहुत अच्छे संस्कार थे, लेकिन हिरण्यकश्यप के 12 पीढ़ी के राक्षसी कुल के संस्कार थे। लेकिन माँ कयादु को नारद ऋषि के आश्रम में पूरे 9 महीने तक सत्संग मिला। उन्होंने भक्तों को ही देखा, भक्ति की, अच्छी बातें सुनी और भजन कीर्तन किया। तो इस प्रकार से उनके राक्षसी कुल के संस्कार एक्सप्रेस नहीं हो पाए और अच्छी चीजें सुनने से, अच्छी बातें करने से उनमें अच्छे संस्कार आए। और भक्त प्रहलाद जो राक्षसी कुल के हैं, लेकिन फिर भी हम उनका नाम रखते हैं, तो ऐसे महान संतान को जन्म दिया माँ कयाधु ने। और ये प्रक्रिया एपिजेनेटिक्स भी कहलाती है, जिसे गायत्री दीदी जी ने पहली क्लास में बताया था। तो माँ कयाधु के द्वारा दी गई संतान सत्संग का बहुत बड़ा उदाहरण है। अभिमन्यु के बारे में आप केवल इतना ही जानते होंगे, चक्रव्यूह भेदन। मैं आज आपको एक नई बात बताने जा रही हूँ कि अभिमन्यु काल यवन का राक्षस था पूर्व जन्म में, लेकिन जिसकी आत्मा माँ सुभद्रा के गोद में पल रही थी अभिमन्यु के तौर पर। और श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनके 9 महीनों को इतना अच्छा बना दिया कि उसकी जो राक्षसी गुण थे वो एक्सप्रेस नहीं हुए और केवल अच्छी क्वालिटीज ही बाहर निकली। और अभिमन्यु जैसा योद्धा तैयार हुआ जो सिर्फ 16 साल का जीवन जिया, लेकिन 5000 वर्ष बाद भी हम उसे याद करते हैं और 5000 वर्ष बाद भी याद करते रहेंगे। आगे की स्लाइड में आपको दिखाई दे रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी भी गर्भ संस्कार का बहुत अच्छा उदाहरण है। जब इनकी माँ का इंटरव्यू लिया गया तो पता चला कि मोदी जी के पिताजी इनकी माता जी को रोज महाभारत की कथा सुनाते थे। और महाभारत विश्व में राजनीति का बेस्ट इंसाइक्लोपीडिया है।
तो सोचिए, जिन्होंने गर्भ में ही राजनीति की इंसाइक्लोपीडिया सुन ली है, तो उन्हें राजनीति में हराना तो बहुत ही मुश्किल काम है। माँ सीता, जो जब राजमहल से निकली थी तो व्यथित थी, उदास थी, परेशान थी, लेकिन वाल्मीकि जी के सत्संग से उन्होंने लौकुश जैसी तेजस्वी, प्रखर और ओजस्वी संतानों को जन्म दिया। शकुंतला, माँ शकुंतला, जिन्हें कण्व ऋषि का सत्संग मिला और उन्होंने भरत जैसी संतान को जन्म दिया, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारत है, और जो सिंह और शावकों के साथ खेला करते थे, ऐसी ओजस्वी संतान भरत हुए। आम्रपाली, जो कि एक आम्रपाली, जिन्हें भगवान बुद्ध का सत्संग मिला और वो बौद्ध भिक्षुणी बन गई। अंगुलीमाल डाकू, जिन्हें भगवान बुद्ध का सत्संग मिला और वो बौद्ध भिक्षुक बन गए। तो सत्संग का बहुत ही विशेष प्रभाव होता है। सत्संग कब किया जाए, क्योंकि अब तो हम ऐसे लाइव कहीं आश्रम में जाके रह नहीं सकते और कर नहीं सकते, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि हम अपने बच्चे को सत्संग भी ना दें। आजकल तो टेक्नोलॉजी के टाइम में बहुत सारी सुविधाएं आपको घर पर ही मिल जाएगी कि आपको नेट पे छोटे छोटे वीडियोस मिल जाते हैं, जिन्हें आप अपनी सुविधा अनुसार जब भी चाहें सुन सकते हैं। तो आप कभी काम करते करते या दोपहर में आराम करते करते प्रवचन के वीडियोस लगा लीजिए और सुनिए। और हम ऐसे ही सत्संगियों के प्रवचन सुने जिन्होंने स्वयं आचरण में उतारा है, क्योंकि केवल बातें सुनने से वो असर नहीं करती, कथनी और करनी जिनकी एक हो तो उसका प्रभाव अलग होता है। तो ऐसे लोगों के आप सत्संग जरूर सुनिए। और सत्संग से बच्चे का मानसिक बल, आत्मबल भी मजबूत होगा और आगे चल के उसकी निर्णय क्षमता भी अच्छी रहेगी और वो कभी गलत निर्णय नहीं लेगा, क्योंकि उसमें संस्कारों का बहुत ही मजबूती के साथ आरोपण हो चुका होगा। आइए आगे देखते हैं। ध्यान द्वारा संवाद। ध्यान की कक्षा कल बहुत विस्तृत रूप में आप लोगों को अनुराधा दीदी ने समझाया है और बहुत अच्छे से बताया है, और शायद आप लोगों ने फॉलो करना भी शुरू कर दिया होगा। तो कहा जाता है कि ध्यान की अवस्था में कोई विचार अगर 17 या 21 सेकेंड तक हमारे दिमाग में रह जाए तो वो वैसी ही परिस्थिति का निर्माण करने लग जाता है, वैसा ही आकार लेना शुरू कर देता है, और उसमें ब्रह्मांड से वैसे ही ऊर्जा हमारी ओर आकर्षित होती है। तो ध्यान की अवस्था में हमें, हमारा मस्तिष्क शांत होता है, तो हमें अल्फा वेव्स उत्पन्न होती है, और ये अल्फा वेव्स के कारण पॉजिटिव हार्मोन्स उत्पन्न होते हैं, और ये पॉजिटिव हार्मोन माँ से बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, जो कि अच्छे संबंध, अच्छे सामाजिक स्वास्थ्य, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ध्यान करने से कंसंट्रेशन पावर बढ़ता है, और ध्यान के बाद अगर आप ध्यान के बाद या पहले भी आप 3 बार ओम का उच्चारण करें तो आपका पूरा इनर सोल जागृत हो जाता है। तो ध्यान की कक्षा में बहुत विस्तृत रूप से बताया गया है, इसलिए मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता रही हूँ, लेकिन थोड़ा ध्यान का प्रभाव देखते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन ऑन ब्रेन स्ट्रेस। जैसा कि कहा जाता है कि ध्यान के बाद मेमोरी पावर बढ़ जाती है, आपका डिसीजन मेकिंग बढ़ जाता है, सेल्फ कंट्रोल बढ़ जाता है। जिन लोग मेडिटेशन करते हैं उन लोग बहुत शांत सरल होते हैं। ऐसा क्यों होता है? लोगों को लगता है ध्यान करना मतलब आंखें बंद करके बैठ जाना। नहीं, ध्यान करने से ध्यान की अवस्था में हमें जो विचार आते हैं उनको कनेक्ट नहीं करना है। मतलब विचार आ रहे हैं, उनको जाने दीजिए, आ रहे हैं जाने दीजिए, कनेक्ट मत कीजिए कि मैं यहाँ गया था, फिर ऐसा हुआ था, फिर इसने ये कहा था, उसने वो कहा। बिल्कुल कनेक्ट मत कीजिए। एक समय ऐसा आएगा जब आपका मस्तिष्क एकदम शांत हो जाएगा और फिर आपके अंदर ये सब जो मेमोरी पावर बढ़ रहा है और डिसीजन मेकिंग बढ़ रहा है, क्योंकि ध्यान के बाद जो हमारे मस्तिष्क का कॉर्टेक्स एरिया होता है उसमें ग्रे मैटर बढ़ जाता है। ध्यान करने वालों का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी एक समय के बाद जो छोटा होता है वो नहीं होता। 50 वर्ष की आयु में भी 25 वर्ष के बराबर ही प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की साइज होती है, और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की साइज अगर यथावत है तो उनकी भी निर्णय क्षमता, मेमोरी, अटेंशन, ये सब बहुत स्ट्रांग होगा। ध्यान के द्वारा आप एनेक्सिटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस डिसऑर्डर, फोबिया, ये सब पर भी आप कंट्रोल कर सकते हैं।
मतलब ध्यान के द्वारा एक शांत सरल व्यक्तित्व का निर्माण होगा जिसकी निर्णय क्षमता बहुत अच्छी होगी। तो गर्भवती माताओं को तो ध्यान अवश्य किया गर्भवती माताओं द्वारा ध्यान अवश्य किया जाना चाहिए। ये ध्यान अगर आप सवेरे उठते हैं और उठते ही साथ उगते सूरज का ध्यान करते हुए 24 बार गायत्री मंत्र बोल लीजिए और फिर शांत सरल मन से बैठ जाइए थोड़ी देर, 5-10 मिनट जितना भी आपसे हो, तो ये आपके बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होगा। और ये ध्यान अपने आप से अपने अंदर की ओर जाने का एक माध्यम है, तो ये आपके बच्चे में भी बहुत अच्छी ऊर्जा का संचार करेगा। अब है संगीत द्वारा संवाद। संगीत तो सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है और संगीत के अनन्या पंखा चालू कर। संगीत के द्वारा संगीत सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है और क्योंकि संगीत का संबंध भावनाओं से होता है और भावनाओं का सीधा संबंध हार्मोन्स से होता है। अगर हमारे मन में भावनाएं हमारे कम ज्यादा होती रहती है तो हमारा हार्मोन सिक्रेशन भी अप एंड डाउन होता है और ऐसे में हार्मोनल इम्बैलेंस अगर हो तो वो बच्चे के डेवलपमेंट को अवरुद्ध करेगा। संगीत कब सुने और कैसा सुने? तो माताएं संगीत के लिए माताओं को संगीत कर्ण प्रिय और मधुर संगीत सुनना चाहिए, मंत्रों की ध्वनि, श्लोकों की ध्वनि, क्योंकि बच्चा गर्भजल में होता है और जो जल होता है उसमें साउंड की फ्रिक्वेंसी हाई होती है क्योंकि जल साउंड का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। तो अगर जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि आप हेडफोन को डायरेक्ट गर्भ पर लगाकर सुनेंगी तो ये बहुत गलत तरीका है। तो आपको इस तरह से नहीं सुनना है और बहुत तेज आवाज की ध्वनि, रॉक साउंड, डीजे म्यूजिक, ये सब आपको नहीं सुनना है क्योंकि संगीत के द्वारा बच्चे के मस्तिष्क का न्यूरॉन बनता है। माँ के गर्भ में 14वें दिन पहला न्यूरॉन बनता है और उसके बाद प्रति मिनट 2.5 लाख न्यूरॉन बनते हैं और यही प्रोसेसिंग सारे बच्चों में होती है। लेकिन फिर भी क्या अंतर है कि सब बच्चों की इंटेलिजेंसी में फर्क होता है क्योंकि सारे बच्चों इंटेलिजेंसी में फर्क होता है। इसका कारण है कि उनके न्यूरॉन्स कैसे डेवलप हुए और उनका कनेक्शन कैसे हुआ। इस प्रक्रिया को कहा जाता है न्यूरोजेनेसिस। मतलब मस्तिष्क में जो न्यूरॉन बनते हैं अगर वो आपस में उनकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है तो उनकी इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी होगी। और 7वें महीने में बिलियन ट्रिलियंस न्यूरॉन बन चुके होते हैं, लेकिन जब बच्चा जन्म लेता है तो केवल 20% न्यूरॉन ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिन न्यूरॉन्स की कनेक्टिविटी नहीं हुई या हमारे मस्तिष्क ने वैसा कार्य नहीं किया गर्भावस्था में तो उनकी कनेक्टिविटी नहीं हो पाती और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसलिए संगीत के द्वारा अपनी न्यूरोजेनेसिस प्रक्रिया को आप बढ़ाइए और संगीत के द्वारा न्यूरोजेनेसिस, सेनेप्टोजेनेसिस, एक्सिनोजेनेसिस, ये तीनों प्रोसेस बढ़ जाते हैं। मतलब बच्चे की इंटेलिजेंस बढ़ने लगती है क्योंकि न्यूरॉन्स के कनेक्शंस फैसिलिटेट होते हैं। कहते हैं कि संगीत के द्वारा जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है उसमें एक टेम्पोरल लोब होता है, वह उद्दीप्त होता है और उसके उद्दीप्त होने से हमारी मेमोरी पावर स्ट्रांग होती है। तो जो माताएं संगीत के द्वारा संवाद करती हैं उनके बच्चों की मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होती है। डॉक्टर इवास जिन्होंने गर्भवती माताओं पर प्रयोग किया, उन्होंने माताओं को 4-5 प्रकार की गोलियां दी, उनको कहा काम करते हुए, आराम करते हुए या पूरे दिन में उसको 4-5 बार सुनते रहिए। तो वो माताएं उन संगीत को सुनते रही और एक समय के बाद जब बच्चों ने जन्म लिया तो ये देखा गया कि अगर बच्चे रो रहे हैं, अच्छे से दूध नहीं पी रहे हैं, तो वो संगीत लगा दिया जाता था, वो लोरियां सुना दी जाती थी, तो बच्चे आसानी से दूध पी लेते थे और चुप हो जाते थे रोते हुए। तो ये संगीत का बहुत बड़ा इफेक्ट है क्योंकि इस समय सुनी हुई माँ के गर्भ में जब बच्चा ये ध्वनियां सुनता है तो वो ध्वनियां उसकी इम्प्लिसिट मेमोरी में चली जाती है। इम्प्लिसिट मेमोरी में जो चीज चली जाती है वो कभी विस्मृत नहीं होती है। तो उसमें जाने के बाद वो बच्चे को याद रह जाती है और जब वो संगीत सुनते हैं तो वो कूल हो जाते हैं और गर्भ में सुनने से उनके सब कॉन्शियस में वो स्टोर हो जाता है। इसलिए आप भी अपने बच्चे को संगीत के द्वारा उसकी रूटीन सेट कीजिए, उसे ट्रेंड करने का प्रयास कीजिए। जैसे रात में सोते समय आप रोज एक कोई भी म्यूजिक, सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए,
सवेरे उठते समय सुनिए। अगर आप ये 9 महीनों तक निरंतर करती रहेंगी तो बच्चे की भी वो आदत में आ जाएगा, और जब बच्चा जन्म लेगा उसके बाद आप जब सुबह वाला संगीत लगाएंगी तो बच्चा समझ जाएगा कि अरे उठने का समय हो गया है। रात वाला संगीत लगाएंगी तो उसे समझ आ जाएगा कि अब सोना है। तो इस प्रकार संगीत के द्वारा आप अपने बच्चे की एक व्यवस्थित दिनचर्या बना सकती हैं। जैसे पेड़ों में संगीत से पेड़ों में फल फूल देने की क्षमता बढ़ती है, गायों में दूध देने की क्षमता बढ़ती है, वैसे ही मनुष्यों में बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, क्योंकि उनका न्यूरोजेनेसिस बहुत अच्छे से होता है। तो आइए संगीत के द्वारा हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि कैसे संवाद किया जाए। मैं यहाँ से जो इंस्ट्रक्शन दूंगी वो आप लोगों को फॉलो करना है, और सारे लोग आंखें बंद करके बैठेंगे, दोनों हाथ अपने गर्भ पर रखेंगे और विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे अपने आने वाले बच्चे के लिए, क्योंकि परम पिता परमात्मा ने हम सबको माता पिता बनने का एक उत्तम व अमूल्य अवसर दिया है। आइए हमें माता पिता बनाने वाले उस परमात्मा को और उस दिव्य आत्मा के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं खुशियों के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं तू सब जो चाहे तू, सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को, चाउरो चाउरो इचा पारी, चाउरो 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 इचा पारी, चाउरो। ये स्क्रीन पर रखना। जाग जाए ना तू, जागो रातों में, झूले झूला तू मेरे हाथों में, तेरी चूम आंखें मैं बैठे सिरहाने, सारी रात ये पहरा करे, कह तू चांद तारों को, चाउरो चाउरो इचा पारी, चाउरो 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 इचा पारी, चाउरो। हे दिव्य आत्मा, तुम्हारा मेरे इस गर्भ में स्वागत है। मेरे बच्चे, तुम हमारी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लेकर आए हो। तुम्हारे साथ साथ हमारे सारे सपने और सारा भविष्य जुड़ा हुआ है। मेरे बच्चे, हम चाहते हैं कि शारीरिक तौर पर तुम्हारा संपूर्ण विकास हो, तुम बहुत इंटेलिजेंट बनो, तुम में सारे संस्कार हो, तुम अपनी पूरी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां पाओ। हम चाहते हैं कि तुम्हारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, सामाजिक तौर पर संपूर्ण विकास हो। मेरे बच्चे, हम तुम्हारे संपूर्ण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं, तुम्हारे सबसे बेहतर डेवलपमेंट के लिए तन मन धन से समर्पित हैं। हे दिव्य आत्मा, उत्तम और इच्छित गुणों वाले संतान के तौर पर हमारे जीवन में आने के लिए तुम्हारा
बहुत बहुत धन्यवाद है। हम बेसब्री के साथ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वी लव यू बच्चा। वी आर eagerly वेटिंग फॉर यू। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए और इस संगीत के माध्यम से हुए संवाद की अनुभूति को महसूस कीजिए। और ये आप इसी तरह 9 महीने अपने बच्चे से जुड़ाव करके रखेंगी तो सोचिए आने के बाद बच्चे और आपका नाता कितना मजबूत होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। पारिवारिक आपसी बातचीत द्वारा संवाद। जंगल में पेड़ का अपने आप उग जाना या किसी गार्डन को डेवलप करना। बच्चा गर्भ में आया, मां ने जन्म दे दिया, या मां ने 9 महीने बच्चे का गर्भ में निर्माण किया। तो ये सारी चीजें हम गर्भ संस्कार में समझते हैं कि कैसे बच्चे का निर्माण किया जा सकता है, कैसे संवाद द्वारा बच्चा पूरी तरीके से डेवलप होता है। तो उसी में से एक महत्वपूर्ण संवाद है पारिवारिक आपसी बातचीत द्वारा, क्योंकि घर में हम सब आपस में बात करेंगे ही और हम चाहे अनचाहे हर प्रकार की बातें करते हैं और हम चाहे न चाहे वो बच्चा सारी कुछ को ग्रैस्प कर लेता है। तो आपको अपने शब्दों को, अपने विचारों को ध्यान में रखकर बात करना है, सतर्कता पूर्वक बात करना है, क्योंकि आपके बात करने का तरीका, आपके बात करने के विषय और आपके बातचीत में जैसा व्यवहार होगा आपका एक दूसरे के प्रति, वो सारा कुछ बच्चा कैच करता है। एक बहुत ही ब्रिलियंट कपल थे, लेकिन उनकी संतान मंदबुद्धि हुई। जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि दोनों हस्बैंड वाइफ में बहुत अनबन होती थी और माँ पूरे 9 महीने तक तनाव में रहती थी। तनाव में रहने से माँ के अंदर निगेटिव हार्मोन्स पैदा हुए और वो निगेटिव हार्मोन्स के कारण जो बच्चे का जब शरीर बनता है तो इतने सारे सेल्स बनते हैं, वो सेल्स और न्यूरोजेनेसिस का प्रोसेस अवरुद्ध हो गया और उसका परिणाम हुआ वो मंदबुद्धि बच्चा। क्योंकि अगर इस तरीके से माता 9 महीने तक तनाव में रहे तो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, मेंटली हैंडीकैप्ड हो सकते हैं, या उनमें बिहेवियरल डिसऑर्डर भी हो सकता है, क्योंकि तनाव के कारण मस्तिष्क को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता और न्यूरॉन्स का कनेक्शन या न्यूरोजेनेसिस प्रॉपरली नहीं हो पाता। अगर आप लोग घर में बातचीत करते हैं और केवल समस्याओं पर आधारित या निगेटिव बातें ही करते रहेंगे तो बच्चा वही सीखेगा। और अगर आप हमेशा सॉल्यूशंस वाली बातें या खुशनुमा बातें या एक दूसरे की मदद करने वाली बातें करेंगे तो बच्चे के में भी वही गुण आते जाएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमें हमारे बच्चे को कैसे बनाना है। 9 महीने आपको सारी चीजों की तपस्या करनी है, उसमें वाणी की तपस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कहोर ऋषि और सुजाता। इनकी हार्दिक इच्छा थी कि इनकी संतान ज्ञान के नाम से विश्व प्रसिद्ध हो। तो 9 महीने तक दोनों पति पत्नी केवल ज्ञान की ही चर्चा करते थे और वैसा ही आपसी बातचीत का विषय उनका वैसे ही होता था और परिणामतः अष्टावक्र जी जैसी संतान ने जन्म लिया और अष्टावक्र गीता, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुई। तो और अभिमन्यु की चक्रव्यूह भेदन की कला, ये भी अभिमन्यु ने माता और पिता की बातचीत द्वारा ही सीखा था। तो आपसे बातचीत में आप बहुत सतर्क रहते हुए बात कीजिए, क्योंकि ये आपसे बातचीत का ही परिणाम होता है कि बच्चा सामाजिक रूप से स्वस्थ होता है, सबसे मिलजुल कर रहने की उसकी क्वालिटी डेवलप होती है। और परिवार में कुछ समय निकाला जाए जब सारे लोग साथ में बैठे और उस आने वाले बच्चे से संबंधित चर्चा या उसको हमें जो भी क्वालिटीज देना है उससे संबंधित चर्चा सारे लोगों की मिलजुल कर हो, तो ये बहुत अच्छा संवाद का तरीका है। आगे देखते हैं। सज्जन व्यक्तियों के गुणों की चर्चा द्वारा। सज्जन व्यक्तियों के गुणों की चर्चा बहुत आवश्यक है। जैसा कि आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी क्वालिटीज के बारे में जब हम बताएंगे तो बच्चे में वो जागरूकता आएगी उन चीजों के प्रति। और इसके साथ साथ हम एक बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि अपने परिवार के लोगों से,
और अपने मित्रों से, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों से बच्चे का परिचय करवाते रहें। जैसा कि अब हमारे कोई दूर के भी रिश्तेदार आए या कोई कभी बाहर से आए, देखो बेटा, ये आपकी बुआ दादी हैं। बुआ दादी बच्चे को बहुत प्यार करती हैं, और बुआ दादी ये चीजें बहुत अच्छी करती है। जैसे बुआ दादी बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, आपको भी आगे चल के ऐसे करना है। तो वो बच्चा वो बुआ दादी से डायरेक्टली कनेक्ट होते जाएगा, और जब वो जन्म ले लेगा और बुआ दादी बाद में भी आएंगी तो वो बच्चा समझ जाएगा। तो इस प्रकार आप सबकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को उससे संवाद कर सकती हैं। और इसका एक परिणाम यह भी होगा कि बच्चे में तो बाद में, मतलब बच्चे में इम्प्लीमेंटेशन तो हो गया है अभी, लेकिन वो हमको दिखेगा बाद में। लेकिन अभी आपके में बहुत परिवर्तन आ जाएगा, क्योंकि आपको बच्चे को गुण देने हैं, इसलिए आपके द्वारा सब में गुण ही ढूंढे जाएंगे। तो आपकी पर्सनालिटी भी बच्चे के साथ साथ चेंज होती जाएगी, और इस प्रकार बच्चे की भी गुण ग्राहकता बढ़ेगी। क्योंकि जैसे हंस कंकड़ और मोती में से मोती ही चुनता है, दूध और पानी में से पानी ही चुनता है, तो इस प्रकार आपका बच्चा भी जब बाहर जाएगा, सॉरी, दूध और पानी में से दूध ही ग्रहण करता है। तो इस प्रकार जब बच्चा समाज में जाएगा या और लोगों से मिलेगा, तो उसे केवल गुण देखने की आदत पड़ जाएगी। तो इस प्रकार आप संवाद जरूर करें, और किस समय करेंगे तो कभी भी हो सकता है, जब आप दोपहर में लेटे हों, या शाम के समय, या रात के समय, या कभी कोई आपके घर भी आए, तो आप इस तरीके से संवाद कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको डायरी मेंटेन के बारे में बताया है, तो आप उसमें भी लिख लिख कर रख सकते हैं, ताकि ये आपके रिमाइंडर में भी रहे और बच्चे के सबकॉन्शियस में चला जाए। प्रेरणादायी धारावाहिकों द्वारा संवाद। अब टीवी तो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, बाकी कोई काम होवे ना होवे, टीवी देखना तो बहुत जरूरी ही रहता है। लेकिन गर्भवती माताओं को तो टीवी भी बहुत सजगता पूर्वक देखना है, क्योंकि उसमें सारे टाइप के प्रोग्राम आते हैं। आपको कैसा प्रोग्राम देखना है? हमें ऐसे ही प्रोग्राम देखना है तो हमारे बच्चे में अच्छे गुणों का आरोपण करे। ये नहीं कि बस सास बहू वाले नाटक और क्राइम पेट्रोल और ये सब आपको नहीं देखना है। आपको सतर्कता पूर्वक धारावाहिकों का चयन करना है, क्योंकि जो हमारा राइट ब्रेन होता है उसमें लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, और राइट ब्रेन कलर्स, पिक्चर्स और स्टोरीज को आसानी से कैच करता है। और यही कारण है कि 3 घंटे की देखी हुई मूवी हमें याद रहती है, लेकिन अगर 30 मिनट भी पढ़ा दिया जाए तो वो चीज याद नहीं रहती है। तो इसलिए आप सतर्कता पूर्वक धारावाहिकों का चयन करें। पहले हम केवल टीवी पर ही देखते थे, लेकिन आजकल तो मोबाइल हमारा टीवी बन गया है, जब चाहे जहां चाहे। और इसका नतीजा ये होता है कि आजकल सब लेट नाइट सीरीज देखते रहते हैं। तो गर्भावस्था में कृपया विशेष ध्यान रखें कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि जैसे इनपुट्स आप देंगी वैसे ही आउटपुट्स बच्चे में निकलेंगे। पहले के समय में हम मोबाइल चलाना हमने कब सीखा? 15 साल, 20 साल, 22 साल। और आज के बच्चे कब सीखते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल। क्यों? क्योंकि माँ ने 9 महीने यही इनपुट्स दिया है, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा। तो बस वही बच्चा बाहर आते ही बाकी सारी चीजें छोड़ के पहले मोबाइल ऑपरेट करने लग जाता है। तो इसलिए सतर्कता पूर्वक सारी देखने वाली चीजों का चयन कीजिए और वही देखिए। अब है ऐतिहासिक प्रेरणादायी प्रसंगों द्वारा। तो हम इतिहास से सीखते हैं, वर्तमान में ढालते हैं और भविष्य को संवारते हैं। तो अपने बच्चे में ऐसे विशेष गुण लाने के लिए आप उसे ऐतिहासिक प्रसंग बहुत जरूर बताइए। और ये संवाद आपका जैसा कि आपको जैसा भी सूट होता है, मोस्टली संवाद दोपहर के समय या रात के समय आप इत्मीनान से कर सकते हैं, जब आपकी दिनचर्या के बाकी काम पूरे हो जाएं। कुछ संवाद ऐसे हैं जो दिनचर्या के साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन ये जो कहानियों जैसी चीजें हैं, सुनाने वाली चीजें हैं, वो आप बैठकर कर पाएंगे। तो महाराणा प्रताप के किस्से, शिवाजी महाराज की वीरता, गांधी जी के जो जितने भी गांधी जी के टूल्स रहे हैं स्वतंत्रता आंदोलन में, उनके बारे में आप बच्चों को अवगत कराइए। तो इस प्रकार बच्चे को आप इतिहास से भी परिचय कराएंगी, उसमें विशेष गुणों का भी आरोपण होगा,
और आपके बच्चे में आपका बच्चा आगे चलकर बहुत ही जीनियस बनेगा। अब है समाज में हो रहे अच्छे कार्यों द्वारा। तो समाज में हो रहे अच्छे कार्यों की चर्चा जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपस में चर्चा करते हैं तो कभी कहीं कुछ इंसिडेंट होता है, कुछ होता है, तो जरूर बताइए। जैसा कि अभी कोरोना काल चल रहा था, तो हमें उसकी निगेटिव चीजों की चर्चा नहीं करना है, उसकी बजाय हमें ये बताना है कि देखो डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ कितने समर्पण द्वारा लोगों को बचाने में जुटे हुए हैं, शासन प्रशासन कितनी मेहनत से व्यवस्थाएं बनाने में लगे हुए हैं, विभिन्न संस्थाएं भोजन, दवाइयों और आइसोलेशन सेंटर का इंतजाम करने में लगे हुए हैं। इससे बच्चे की समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का बोध होगा बच्चे को कि आगे चलकर मुझे भी अपने समाज के प्रति जिम्मेदार रहना है। उसे स्वच्छता अभियान के बारे में बताइए कि वो क्यों जरूरी है, कैसे किया जा रहा है और इसके क्या फायदे हैं। जॉय ऑफ गिविंग, देने का सुख, जैसा कि ये तो पूरा एक सप्ताह ही मनाया जाता है, तो देने का सुख केवल बोल कर नहीं सिखाया जा सकता, उसके लिए आपको अपनी सक्रिय भागीदारिता देनी पड़ेगी। तो आप भी वैसे काम करते रहिए जिससे आपके बच्चे में इन गुणों का आरोपण हो। वृक्षारोपण द्वारा आप बच्चे को प्रकृति से जोड़ सकते हैं और वृक्षारोपण का हमारे पर्यावरण संरक्षण में महत्व बता सकते हैं। तो इस प्रकार आप अपने बच्चे को प्रकृति के साथ जोड़ते हुए संवाद कीजिए और समाज में हो रहे अच्छे कार्यों से बच्चे को जोड़िए। समाज में हो रहे अच्छे कार्यों की खबर तो हमें न्यूज़पेपर से भी मिलती है और टीवी से भी मिलती है, लेकिन वो खबरें पाने के लिए हमें सवेरे सवेरे न्यूज़पेपर नहीं देखना है, क्योंकि अच्छी खबरों के साथ साथ कुछ ऐसी खबरें भी होती हैं जो आपके बच्चे तक नहीं जानी चाहिए। तो ज़्यादा बेहतर होगा आप सुबह उठने के बाद न्यूज़पेपर ना पढ़ें, दोपहर या रात में जैसा आपका समय हो उस समय पढ़ें, क्योंकि सुबह के समय उठने के बाद 15-20 मिनट तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है और हमारी रिसेप्टिविटी हाई रहती है और बच्चे की भी रिसेप्टिविटी हाई रहती है। तो उठते ही साथ वह भी उन्हीं चीज़ों को, उसमें भी वही विचार ट्रांसफर हो जाएंगे और वो संस्कार के रूप में आ जाएंगे। तो हमें अगर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना है तो हमें जागरूक रहना है। गर्भस्थ शिशु से सीधी बातचीत 2 प्रकार से की जा सकती है। बाकी बातचीत भी हम सीधी ही कर रहे हैं, लेकिन ये बातचीत जैसे दिनचर्या के माध्यम से गर्भ संवाद, जैसा कि दिनचर्या के बारे में आपको सरला दीदी ने बहुत ही विस्तार से समझाया है, तो अपनी दिनचर्या में बच्चे को पूरे समय शामिल कीजिए। सुबह उठने के बाद, चलो बच्चे सुबह हो गई है, अब हमें उठना है, अब हमें कर दर्शन करना है। आप अपने बच्चे को बता के कीजिए। जब आप स्नान के बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी माता में जल चढ़ाएं या भगवान की आराधना करें, तो आप अपने बच्चे को उसका महत्व बताते जाइए और 9 महीने तक बताने से वो आपके बच्चे की आदत में आ जाएगा और जन्म के बाद वो स्वतः ही वो चीजें करने लग जाएगा। जैसा कि अभी हमें एक वीडियो मिला है कि मात्र 22 दिन की बच्ची, एक वीडियो नहीं मिल पाया है, पिक्चर आई है कि मात्र 22 दिन की बच्ची स्नान के बाद रोज हाथ जोड़ती है और ओम बनाते हुए उसकी मुंह, उसका ओम बनाते हुए वाली मुद्रा रहती है। तो ये गर्भ संस्कार का प्रभाव है। आप अपने बच्चे को अभी से ट्रेंड करना शुरू कीजिए। जब आप संवाद करते रहेंगे तो बच्चे को उस चीज का महत्व समझ आता जाएगा। विशिष्ट संवाद के माध्यम से गर्भ संवाद, विशिष्ट संवाद जैसे कोई भी पर्व त्योहार आते हैं तो उनकी महत्ता, उन्हें क्यों मनाया जाता है, किस प्रकार मनाया जाता है, उसके प्रति आप बच्चे को बताइए। जैसे कि अभी रक्षाबंधन आने वाला है तो आप रक्षाबंधन के बारे में बताइए, उसे क्यों मनाया जा रहा है, क्या महत्व है। और अभी 15 अगस्त आने वाला है तो आप स्वतंत्रता दिवस से जुड़ी सारी बातें और उसको स्वतंत्रता संग्राम संग्राम की भी स्टोरियां बताइए। तो इस प्रकार बच्चे के सब कॉन्शियस में वो चीजें स्टोर होती जाएगी और बच्चा सारी चीजों के प्रति अवेयर होते जाएगा। हमारी आज की कक्षा यहीं पे खत्म होती है। आप सभी के पेशेंस को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि आपको जितनी भी चीजें बताई गई है आप अपनी सुविधानुसार उतने संवाद कर सकती है, और अगर आप सारे संवाद भी करें तो उसको करने में मात्र 40 मिनट का समय अगर पूरे दिन में आप कैलकुलेट करें तो लगेगा। और मुझे लगता है कि ये हमारी 9 महीने तक
40 मिनट प्रतिदिन इन्वेस्ट किया हुआ हमें लाइफ टाइम का रिटर्न देगा। वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड लाइफ टाइम रिटर्न। तो आप क्या चाहती हैं? बेशक हर कोई रिटर्न ज्यादा चाहेगा और इन्वेस्टमेंट कम। तो अभी 9 महीने बहुत ही धैर्य के साथ गर्भ संस्कार के बताए हुए सारे आयामों को फॉलो करते हुए निकालिए और डेफिनेटली एक आप सुसंतति का निर्माण करेंगी और मनुष्य में देवत्व का उदय होगा और धरती पे स्वर्ग का अवतरण जरूर होगा। धन्यवाद।